आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। आप सबको मॉडल पेपर मैं 5 लेकर आया हूँ और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबका क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आप सब ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी आप लोगों को फोकस दूरी दे दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो जिसमें से आप लोगों को क्या दे दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस की जब हम लोग क्या लिख लेंगे 10 = R/2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था तो वक्रता त्रिज्या को R से दर्शा देते हैं। अब क्या करेंगे, तिरछे तिरछे अगर गुणा कर लेंगे तो R बराबर हमारा R1 का मान हो जाएगा और 2 दहा में 20। तो वक्रता त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरा वाला 20 सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आसमान का रंग नीला क्यों देता है, इसमें आपको मैं 3 क्वेश्चन को बता देता हूँ कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, गहरा जल नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इन चारों का आप सबका एक ही आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो आपको चारों क्वेश्चन में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसमें आप लोगों को पूछेगा कि गहरा जल नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इन चारों सब का आंसर कौन सा होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। देखिए एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा को I से प्रदर्शित कर देते हैं। और सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का, T। तो देखिए IT, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है बस। IT किसका सूत्र होता है, क्यू का। किसका होता है, क्यू का, क्यू बराबर IT। तो इससे ही बना है हमारा ये मात्रक। तो ये किसका, क्यू क्या है, आवेश, तो किसका मात्रक हो गया, आवेश का। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आपका आवेश का। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, विद्युत आवेश और विद्युत धारा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होगा, आवेश का। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आवेश का। चलिए चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश हमारा दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आपको चंद्रमा न दे करके कह देगा कि अंतरिक्ष से, कहाँ से, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, काले रंग की। ठीक है, अब आपका आता है पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति होगी कि वस्तु कहाँ रखा गया। देखिए जब आप लोगों को आभासी प्रतिबिंब बने और जब आभासी कह दे और आपको कहे कौन सा, अवतल दर्पण, जब आभासी भी कहे जब अवतल दर्पण भी कहे तो आपका छठा कंडीशन हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब, कैसे, देखिए मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, इस साइड आपको पॉलिश कर देनी है। ठीक है, ये आपका पोल हो गया ध्रुव और ये आपका हो गया फोकस। ठीक, और यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो जब हम लोग दर्पण के पोल ध्रुव से और ये जो हमारा फोकस इसके बीच में कहीं जब वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा से, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर का, तो देख लेते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाह होता है। अगर किसी चालक, कंडक्टर, कोई आपको तार है, इसमें धारा प्रवाह तभी होगा किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका VIM क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्फर्म है।
कि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो गया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी धारा प्रवाह होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के गति करने के ही कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है। अब आता है 7वां नंबर का क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें पक्षमाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड तो किसी धातु का, कोई भी धातु हो, अगर जैसे मान लीजिए हम कोई भी धातु ले लेते हैं, चलिए यम ले लेते हैं, Mg। अब ये कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसका जो विलयन होता है किसी धातु का ऑक्साइड, किसी धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षार होता है, क्या होता है, क्षार। किसी धातु का, कोई भी धातु का ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, क्षार। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, इसमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपका P2O5 जो है ये आपका हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 की ओर चलते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। देखिए एल्कोहल समूह OH आपको पूछा गया है, IUPAC नाम आप पढ़े थे। इसमें अभी भी पूछ लेगा कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपका एल्कोहल समूह में पूछा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। तो दोस्तों जो भी हम लोग एल्कोहल समूह का जो हमारा फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है। तो इसमें आपको पूछा गया एथिल, तो आपको मेथ एथ, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें कार्बन की संख्या हमारा 2 होनी चाहिए। तो आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा C2H5OH। तो C2H5OH ये आपका किसका सूत्र हो गया, C2H5OH जो आपका है एथिल एल्कोहल का सूत्र है। अब इसका पूछा गया IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम देखिए, IUPAC बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, एल्केन में आल शब्द लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एल्केन में क्या लगाते हैं, आल शब्द जोड़ देते हैं जब IUPAC एथिल एल्कोहल का बनाते हैं तब। तो आपका देखिए इसमें एथिल है मतलब 2 कार्बन है, ठीक है। तो आपका हो गया मेथ एथ एथेन, ठीक है। एथेन में क्या जोड़ेंगे, आल। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एथेनॉल। तो आपका उत्तर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल आपका पहला ऑप्शन सही है, तो आपका पहला उत्तर हो गया एथेनॉल, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को विरंजक, देखिए जितने भी जल को जो फिल्टर किया जाता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप लोगों से पूछ लेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। अभी पूछ लेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कहें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लिथियम तत्व जो हमारा है ये धातु है। अब आता है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 संयोजक आबंध इसमें रहेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, 13 में देख लेते हैं क्या है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। देखिए इसमें पूछा गया है असंतृप्त में से छांटना है कि कौन सा। तो पहले असंतृप्त, देखिए जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इसको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा अगर आप जान ले जाएंगे तो इस क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। दरअसल मैं इसमें बता भी दूंगा। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है।
और असंतृप्त क्या है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, बंध पाया जाता है, उससे असंतृप्त कहते हैं। तो असंतृप्त इसमें से कौन है, एथिलीन। एथिलीन जो हमारा है, देखिए इसमें आप लोग एल्केन पढ़े थे, एल्केन, फिर पढ़े थे एल्कीन, फिर पढ़े थे एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आता है, एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोनों आ जाते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो देखिए इसमें आइन लगा है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, एल्कीन, इसमें क्या है, एथिलीन, ठीक है। तो अब इसमें एल्कोहल तो ये होगा नहीं, क्योंकि क्रियात्मक समूह है। मेथेन हमारा पहला हो जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये भी हमारा पहला हो जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब बचा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन एथिलीन। इन जुटा है इसमें, देखिए एल्कीन, इन इसमें आ रहा है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड हम क्या बताया, असंतृप्त। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, एथिलीन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। जो हमारा आहार नाल होता है उसमें जो होता है ग्रहणी, ग्रहणी जो हमारा होता है कुछ इस टाइप का होता है, सी के आकार का, कुछ इस टाइप से ऐसे झुका हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप से सी के आकार का होता है। तो हमारा सी के आकार की संरचना कौन हो जाएगी, ग्रहणी, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अब देखिए फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ये होता है कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक, पेड़ पौधों का मान लीजिए एक अंग ही है। तो जो फ्लोएम होता है ये हम पृथ्वी के अंदर से क्या करता है कि खनिज लवण को पौधों को सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा, फ्लोएम। अभी आपको पूछ लेगा कि पौधों में जल किसके द्वारा, जल का शोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। और कहेगा जल के अलावा अगर आपको पूछा कि उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ या कोई खनिज लवण, तो आपका हो जाएगा कौन सा, फ्लोएम। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में ये लोग क्या करते हैं, भोजन का स्थानांतरण करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इनकी क्रिया कब संपन्न होगी, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आपका क्वेश्चन आता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2024 में आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ईस्ट में। अब आता है वृक्क, मनुष्य में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VI क्वेश्चन फॉर 2024 एग्जामिनेशन। वृक्क में, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है। तो पहले हम लोग वृक्क का कार्य जान लेते हैं कि ये वृक्क करता क्या, बॉडी में क्या। वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी, इसका क्या नाम है, किडनी, ठीक है। ये 250 ग्राम की लगभग हर मनुष्य में 240-250 ग्राम का ऐसा पाया जाता है। तो पूछ भी लेगा कि वृक्क का भार कितना होता है, तो वृक्क का भार कितना होता है, 250 ग्राम, ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ये क्या करता है, उत्सर्जन क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो वृक्क हमारा यही काम करता है कि शरीर में जितने भी ब्लड में, हमारे खून में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो कौन करता है, वृक्क करता है। और इसी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब आता है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग इसमें क्या है दोस्तों, पहले जान लेते हैं समजात अंग है क्या। समजात अंग देखिए कि जो मनुष्यों में या किसी भी जीवधारियों में पहले जो अंग ऐसे पाए जाते थे कि जो आज नहीं है। जैसे मनुष्यों में पहले क्या हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी मनुष्य में पूंछ हुआ करती थी। क्या होता था पूंछ। और मनुष्यों के कान में बाल हुआ करते थे। तो ये सब क्या है, हमारे अवशेषी अंग हैं। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है, देखिए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, अपना हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी समजात अंग का उदाहरण है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी समजात अंग का उदाहरण है। आलू एवं घास में ऊपरी भूस्तरी, ठीक है, तो ये भी क्या है, समजात अंग है। तो ये आपका तीनों जो ऑप्शन सही हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। तीनों सही है, तो हम लोग इनमें से सभी को सही कर लेंगे। अब आता है विकास के दृष्टिकोण से मानव सबसे निकटवर्ती। कह मनुष्य इनमें से सबसे निकट किसके है, बंदर के है, चमगादड़ के है, खरगोश के है, चिंपैंजी के है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चिंपैंजी के। अगर चिंपैंजी आप लोगों को ना दिया रहता तो आप सब ऑप्शन किस पे लगाते, बंदर पे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा।
और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा उसमें, और कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।